आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया और इंडिया के पड़ोसी देश, मतलब भारत और भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं, हमें उनमें से सभी के बारे में डिस्कस नहीं करना है। हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे जो भारत के आसपास ही आज़ाद हुए। इसका मतलब पाकिस्तान और चाइना, हम दो ही पड़ोसी देशों के बारे में इस बार तुलना करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज 12th क्लास का लास्ट चैप्टर, भारत पाकिस्तान और चीन के बीच तुलनात्मक संबंध। ठीक है, शुरुआत करते हैं इनकी आजादी की। इसका मतलब विकास के पथ, इन तीनों देशों ने किस तरह से विकास शुरू करा, विकास शुरू कहां से करा, आजाद होने के बाद शुरुआत कहां से करी, इसी को कहते हैं हम विकास का पथ। अब हमें मालूम है तीनों देश लगभग आसपास ही स्वतंत्र हुए थे। अगर बात करूं मैं इंडिया की, तो जो भारत है वो आजाद हुआ था 1947 में। पाकिस्तान भी आजाद हुआ था 1947 में। लेकिन चीन जो स्वतंत्र हुआ था उसकी जो डेट है वो है 1949, लगभग 2 साल का फर्क है। लेकिन तीनों ने शुरुआत एक साथ ही करी थी आगे बढ़ने की। भारत उत्पादन में वृद्धि करना चाहता था, जिसके लिए भारत ने योजनाओं का सहारा लिया। योजनाओं का मतलब पंचवर्षीय योजना का सहारा। अब इसके अनुसार भारत ने उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि की है। लेकिन बाकी देशों की बात करें तो भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में कर दी थी, पाकिस्तान ने 1956 में कर दी थी और चीन ने 1953 में कर दी थी। तो पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत ने सबसे पहले करी थी, उसके बाद चीन ने करी थी और लास्ट में पाकिस्तान ने करी थी। इसके अतिरिक्त बात करें कि इन देशों की, तीनों देशों की इकोनॉमी किस प्रकार की है, तो जो इंडिया है उसने मिक्स इकोनॉमिक्स मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलजुल के काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐसी ही अर्थव्यवस्था बनाई जिसके अंदर दोनों सेक्टर काम करेंगे। पाकिस्तान ने भी इसी योजना को अपनाई। लेकिन जो चीन था, चीन को आर्थिक समृद्धि, देश को तेजी से बढ़ाना था, तो उसने इस अर्थव्यवस्था को नहीं अपनाया। उसने इसकी जगह सरकारी अर्थव्यवस्था को अपनाया। उसने जितनी भी चीजें थी वहां की, प्राइवेट हो या कुछ भी हो, अपने कंट्रोल में ले ली, सबको सरकार के कंट्रोल में ले ली और उससे वो आर्थिक समृद्धि करना चाहता था। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्थिक सुधार की। इन तीनों देशों में एक समय ऐसा भी आया था कि पैसों की बहुत तंगी हो गई थी और ये लगातार घाटे में जा रहे थे। तो उस घाटे से बचने के लिए तीनों ने कुछ सुधार किए और वो जो सुधार थे उन्हीं सुधार को आर्थिक सुधार का नाम दिया गया। इन आर्थिक सुधारों में भारत ने जो सुधार करे थे वो करे थे एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो भारत ने जो इसकी शुरुआत कर दी थी 1991 में करी थी, चीन ने जो इसकी शुरुआत करी थी 1988 में करी थी, सॉरी पाकिस्तान ने जो शुरुआत करी थी 1988 में करी थी और चीन ने इसकी शुरुआत 1978 में करी थी। अगर चीन ने शुरुआत करी थी तो वो सबसे पहले करी थी, उसके बाद पाकिस्तान ने करी थी और उसके बाद इंडिया ने इसकी शुरुआत करी थी। तो इस मामले में कह सकते हैं भारत आर्थिक सुधार करने के मामले में बाकी दोनों देशों से पीछे रह गया। इसके बाद हम बात करते हैं इन तीनों देशों की विकास की रणनीतियां। रणनीतियां मतलब क्या होता है, स्ट्रेटेजी, रचना। तो इन्होंने जो रचना बनाई है, स्ट्रेटेजी अपनाई है, युक्ति अपनाई, कुछ भी कह सकते हैं इसको, अलग अलग नाम बोलने के तरीके। चीन ने कुछ अलग तरीके सोचे अपने देश को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान ने कुछ अलग सोचा और भारत ने कुछ और सोचा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चीन की। चीन के यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट मैंने लिख भी दिए हैं, चलो इनको एक एक तरीके एक एक करके पढ़ते हैं। जो चीन ने सबसे पहले करा, चीन ने एक दलीय शासन व्यवस्था को अपनाई। एक दलीय शासन व्यवस्था का मतलब चीन सिर्फ इस सिद्धांत पे टिका हुआ था कि वहां लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, वहां एक ही शासन होना चाहिए। इसका मतलब एक ही सरकार होगी और कोई सरकार नहीं होगी और कोई पार्टी नहीं होगी। तो इसीलिए चीन ने कौन सी दलीय शासन अपनाई, एक दलीय शासन। ये अब भी चीन में है। इसके बाद दूसरे, चीन ने आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए क्या करा, जितने भी उद्योग थे या जितने भी जमीनें थी जो बहुत ज्यादा बड़ी थी, लोगों के पास ज्यादा ज्यादा मात्रा में जमीनें थी, उन सबको सरकारी नियंत्रण में ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। अब वो उनको अपने हिसाब से यूज कर सकती थी, बिजनेस करने के लिए, किसी को देने के लिए, खेती करवाने के लिए, वो मल्टीपर्पज उनका यूज कर सकती थी। इसके बाद चीन ने 1956 में माओत्से ने, बेटा ये नाम ध्यान रखना, माओत्से ने महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। माओत्से ने, माओत्से है, इन्होंने चीन को आर्थिक विकास देने के लिए काफी सारे काम करे थे। तो इन्होंने एक क्रांति शुरू करी थी 1956 में, जिस क्रांति को नाम दिया गया था महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति। इस क्रांति में हुआ क्या था, जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट थे या जितने भी प्रोफेसर वगैरह थे, जो भी स्पेशलिस्ट लोग थे, उनको किसानों के पास भेज दिया गया था। और किसानों के पास इसलिए भेजा था ताकि वो किसानों की मदद कर सके और वहां से एग्रीकल्चर सीख सके। और इसके अलावा जब वो स्कूल कॉलेज पास करते तो एग्रीकल्चर को भी अपना बिजनेस बना सके वो। तो इसी क्रांति की शुरुआत से चीन में उत्पादन बढ़ गया था और बच्चों को नॉलेज हो चुकी थी कि खेती किस तरीके से की जाती है। हमारे देश में भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है। बच्चों को एक एग्रीकल्चर के लिए अलग से टॉपिक होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगली 1958 में।
1958 में एक अभियान और शुरू हुआ जिसका नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। चीन को बहुत तेजी से ग्रो करना था, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहता था। तो उसने पहली जो क्रांति करी थी, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति करी। दूसरी जो उसने अभियान शुरू करा, उस अभियान का नाम था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान। इस अभियान में उसने ऐसा करा था कि जिन लोगों के पास घर है और घर के पीछे या आंगन उनका बहुत बड़ा है और बेकार पड़ा है, तो कोई भी इंसान जिसके पास घर के पीछे बहुत सारी जगह पड़ी हुई हो, उस जगह को यूज करके उसका प्रोडक्शन कर सकता, वहां प्रोडक्शन कर सकता है, वहां खेती कर सकता है, लघु व्यापार कर सकता है, छोटा मोटा फैक्ट्री डाल सकता है, कुछ भी करना हो उस जमीन का, उसका इस्तेमाल बिजनेस के रूप में लिया जा सकता हो। तो इसी को बोला गया था द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कम्यून खेती की शुरुआत। कम्यून खेती, चीन में कम्यून खेती की शुरुआत हो चुकी थी। कम्यून खेती एक ऐसी खेती थी जिसमें कोई अकेला किसान खेती नहीं करता था, किसानों को खेती करने के लिए ग्रुप बनाने होते थे। अब कई सारे किसान मिलकर ग्रुप बनाते थे और सामूहिक खेती एक साथ बड़े पैमाने पे की जाती थी, जिससे क्या होता था, जिससे उत्पादन बहुत तेजी से ग्रो हुआ। इसके बाद जो अगला था, कम्यून खेती तो हमारा हो गया। कम्यून खेती के बाद है दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति। दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति, इसका मतलब चीन ने दोहरी कीमत पद्धति का इस्तेमाल किया। इस पद्धति में ऐसा करा था, किसानों के पास मान लो अनाज है, तो वो अनाज वो सरकार को बेच सकती है और सरकार उसे मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लेते 20 रुपए कीमत पे खरीद रही है। अब पहले सरकार ने उनकी मात्रा फिक्स कर दी कि किसान कम से कम 50 किलो सरकार को बेचेगा ही बेचेगा 20 रुपए किलो के हिसाब से। इसके बाद अगर किसान के पास अनाज बचता है तो उसे वो बाजार में भी बेच सकता है और बाजार में उसकी अलग कीमत होगी, वो ज्यादा कीमत पे भी बेच सकता है। तो यहाँ दो कीमतें मिल रही थी किसानों को, एक तो सरकार को बेचने पे और दूसरा बाजारों में बेचने पे। तो इसी को कहते हैं दोहरत कीमत निर्धारण पद्धति। अब जो लास्ट है उसमें चीन ने ऐसा करा था, सेज का गठन किया था। सेज, सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये सेज होता क्या है? चीन में सेज का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा आके इन्वेस्ट करे। ये सेज जो इन्वेस्टर को अपनी ओर आकर्षित करती थी। आकर्षित करने से ये फायदा होता था, जितने इन्वेस्टर लोग यहाँ पैसा लगाते थे तो इनके आर्थिक विकास धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो चीन के बारे में हमें समझ में आ गया। चीन ने इन कई तरीकों से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतियां बनाई। चीन ने एक दल शासन व्यवस्था को अपनाया। चीन ने उद्योग और भूमि को अपने कंट्रोल में ले लिया। 1956 में महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की। इसके बाद द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान शुरू कराया। इसके बाद सामूहिक खेती करवाई गई, दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति का इस्तेमाल किया गया और लास्ट में जितने भी विदेशक थे उन्हें अपने देश की ओर आकर्षित करवाने के लिए सेज का निर्माण करवाया गया। ये थी चीन की स्ट्रेटजी। चीन के बाद अगला जो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई। मिश्रित अर्थव्यवस्था पहले भी बता चुका हूं, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिलजुल के काम करते हैं, उसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर वाले प्राइवेट के लिए काम कर रहे होंगे और गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे होंगे। तो ऐसी इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी होती है। तो पाकिस्तान ने मिक्स इकोनॉमी को अपनाया। इसके बाद पाकिस्तान में भी हरित क्रांति अपनाई गई थी। अब हरित क्रांति के आने के बाद उत्पादन पाकिस्तान में भी बढ़ा और उत्पादन बढ़ने से उनके उत्पादन में भी वृद्धि हो चुकी थी। इसके बाद आगे बात करते हैं 1988 में आर्थिक सुधार किए गए। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में हुए थे। पाकिस्तान ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1988 में कर दी थी, लेकिन भारत के आर्थिक सुधारों में और पाकिस्तान के आर्थिक सुधारों में थोड़ा सा फर्क था। पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों के साथ साथ उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, निजी क्षेत्रों को तेजी से बढ़ाना। इसके बाद अगली बात करते हैं 1970 के दशक में पाकिस्तान ने पूंजीगत वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब पहले तो पूंजीगत वस्तु के बारे में समझते हैं। पूंजीगत वस्तु वो वस्तु होती है जो बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह होती है, उन्हें पूंजीगत वस्तु कहा जाता है, जिनसे एक बड़े पैमाने पर उत्पादन को किया जाता है। तो पाकिस्तान ने ऐसा करा, पूंजीगत वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मतलब वो विदेशों से किसी भी देश से पूंजीगत वस्तुओं को मंगवा सकता है, या उसके पास कोई हो तो वो उसे बेच भी सकता है दूसरे देशों में। इसके बाद बात करते हैं भारत की। भारत के बारे में यहाँ मैंने कुछ ही बातें लिखी है क्योंकि बुक में कुछ ही लिखी हुई थी। अब इसके अंदर देखो, भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था।
ये तो पहले से ही हमें मालूम है, भारत में दोनों टाइप की अर्थव्यवस्था होती है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी, दोनों अपने-अपने सेक्टर के लिए की जाती है। भारत ने 1991 में आर्थिक सुधार करे, एलपीजी अपना लिया, ठीक है? ये घाटे से बच गई। फिर इसके बाद भारत ने हरित क्रांति को अपना लिया। हरित क्रांति अपनाने के बाद ये खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गई। इसका मतलब अब भारत को किसी से अनाज लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो अपना अनाज खुद उगाती थी और खुद ही खाती थी। इसके अलावा बचने पे वो निर्यात भी कर देती थी। इसके अलावा भारत ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं पर ध्यान दिया। भारत हमेशा से पंचवर्षीय योजनाओं को बढ़ाता रहा है और उसी उसका मेन टारगेट पंचवर्षीय योजना ही रही है। पंचवर्षीय योजना को उसने इतना अच्छे तरीके से कराए कि उसने जीडीपी में बहुत तेजी से ग्रोथ करी है। और ये पंचवर्षीय योजना हर बार अलग-अलग हुआ करती थी। वो कोई भी एक योजना बना लेती थी और उसके अंदर 5 साल सिर्फ उसी योजना पे ध्यान दिया जाता था। तो भारत ने अब भी पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया जाता है और उसी से देश का आर्थिक विकास किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाकी पॉइंट्स की, जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।